Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing great. Today I will discuss regarding history question and which related with the current affairs. I have already covered near about 30 questions in my previous video. If you have not watched, please visit there and watch all of the video because that can be beneficial for your any government exam. Yes, these questions are specially made for the UPSC, but so many questions can be derived out from the this area because a lot of information are involved in this type of question. Let's get started beginning with the 31st question. The first question is इंडिया वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सब्सटेंस इन द वर्ल्ड टिल 20th सेंचुरी. मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि 20वीं सदी तक इंडिया लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर था उस सब्सटेंस का, और स्पेशली इन द रीजन ऑफ बंगाल और बिहार. बंगाल और बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी वो चीज़ें. इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई पीपल हु बिलोंग टू नोनी कास्ट. जो नोनी कास्ट से बिलोंग रखते थे वो उगाते थे. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गन पाउडर, जो गन पाउडर में यूज़ होती थी. ऑप्शन देख लेते हैं इसके. The A option is opium, अफीम. B सल्फर. C saltpeter. यस, वो saltpeter था. D ऑप्शन देख ले, सोडियम क्लोराइड. इसका आंसर saltpeter, सोरा, जिसको सोडियम नाइट्रोट बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला में. KNO3 जिसका फॉर्मूला होता है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये एक्सप्लेनेशन इंडिया वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर इन 20th सेंचुरी. बंगाल एंड बिहार के एरिया में नोनी कास्ट इसको उगाती थी, और पोटेशियम नाइट्रेट उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है सोरा का. और द अदर इंग्रेडिएंट्स गन पाउडर, चारकोल एंड सल्फर. सल्फर होता है SO4, चारकोल, सल्फर और सोडियम नाइट्रोट, पोटासियम नाइट्रेट. तो इसको सोरा बोलते हैं, साल्टपीटर. KNO3, पोटासियम नाइट्रेट. तो ये तीनों मिलके गन पाउडर बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ दिस विद रेफरेंस टू स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप. ये क्वेश्चन अभी ये रिसेंटली फरवरी 2021 की बात है कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया है जिसको बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप. स्क्वायर किलोमीटर तो इसके आगे इसलिए लगा दिया क्योंकि ये मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया कवर करता. अरे टेलीस्कोप बोल सकते हैं इसको. स्क्वायर किलोमीटर, तो स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप. ये रिसेंटली न्यूज़ में था. इसकी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है. इसका पहला ऑप्शन है इट विल बी द फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप. नहीं, रेडियो टेलीस्कोप फर्स्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडिया में इससे पहले तो बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप बन चुके हैं. सेकंड ऑप्शन है द रिजल्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाइंडर विल बी यूज्ड. ये बोला गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने पाथ फाइंडर नाम का, वही स्क्वायर किलोमीटर तो उसके क्योंकि बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर कर देते, इसके नाम में आगे स्क्वायर किलोमीटर लगा दिएगा. ऑस्ट्रेलिया का अरे पाथ फाइंडर टेलीस्कोप है, उसके बेस पे ये काम किया गया है, ये पूछा गया. एंड थर्ड ऑप्शन इज इट विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ दैट डार्क थ्योरी. हाँ, ये डार्क थ्योरी में, तो इसका आंसर होगा सेकंड और थर्ड, क्योंकि पहला तो हो ही नहीं सकता कि लार्जेस्ट है. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है. नासा बोल रही है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, और ये फरवरी 2021 की स्टोरी है. इसमें बोला गया फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये लार्जेस्ट है, फर्स्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दी नासा. रेडियो एस्ट्रोनॉमी में लार्जेस्ट है ये. अच्छा, रेडियो एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 के बाद ही एग्जिस्टेंस में आई. इससे पहले रेडियो टेलीस्कोप के में कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था. इससे पहले रेडियो टेलीस्कोप कहाँ हैं, क्योंकि पहला तो है नहीं. इससे पहले बने हुए अरेसिबो टेलीस्कोप इन पोर्टोरिको. पोर्टोरिको होता है यूएसए में एक जगह है पोर्टोरिको. वहाँ पे क्या होता है, ये हैवी टेलीस्कोप होते हैं क्योंकि ये कॉस्मिक चीज़ें, जब ब्रह्मांड की चीज़ों को देखने के लिए बनाए जाते हैं, बहुत भारी होते हैं. इनकी स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 1 मिलियन होता है, मतलब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं. और चाइना के पास भी स्काई आई का नाम का रेडियो टेलीस्कोप पहले से है. सो इसको स्क्वायर किलोमीटर इसलिए बोलते हैं कि बहुत 1 मिलियन किलोमीटर तक देख सकता है. एंड सेकेंड ऑप्शन कि ये ऑस्ट्रेलिया के पाथ फाइंडर के बेस पे बनाया गया है. ये रहा पाथ फाइंडर प्रीकर्सर, मतलब इसका पहले का वर्जन पाथ फाइंडर लगा लो ऑस्ट्रेलिया के, उसी बेस पे इसके फर्दर इवोल्व इन्वेंशन करके ये टेलीस्कोप बनाया गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट. थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि
ये जो मतलब डार्क एनर्जी बोलते हैं, ब्लैक होल, या उसके बारे में भी पता लगा सकता है। टेलीस्कोप वन ऑफ द की गोल्स इज लुकिंग वेरी फर्स्ट स्टार गैलेक्सी फॉर्म जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। ये फर्स्ट स्टार के बारे में जानना चाहता है। ये हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि ये बिग बैंग थ्योरी के बाद पहला स्टार कौन बना था, उसके बारे में जानने के लिए टेलीस्कोप बनाया गया है। हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। जो हम जिस फोर्स को जानते नहीं, उसको जैसे डार्क एनर्जी के बारे में बहुत आज तक मिस्ट्री है, तो उसको जानने के लिए बनाया गया है। फोर्थ ऑप्शन इसका है रेडियो सिग्नल्स आर एमिटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ कॉस्मिक रेज। क्या होता है रेडियो सिग्नल्स? एमिटेड बाई लार्ज कॉस्मिक सोर्सेज, मतलब कॉस्मिक सोर्स जो ब्रह्मांड में तारे हैं, कुछ भी है जो ब्रह्मांड में, उनसे रेडियो वेव छोड़ते हैं वो। तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं, रेडियो जो टेलीस्कोप होते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं वीक रेडियो सिग्नल को भी, छोटा सा सिग्नल आएगा उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम आउटर स्पेस विच आर दी प्रोसेस बाय द कंप्यूटर फॉर इमेज ऑफ यूनिवर्स। तो जो उन रेज के बेस पे हम यूनिवर्स की इमेज, ब्रह्मांड की इमेज बना लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। हैंस अनलाइक ऑप्टिकल टेलीस्कोप। क्या इससे पहले कौन से टेलीस्कोप थे? ऑप्टिकल टेलीस्कोप। जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप कैन डिटेक्ट इनविजिबल गैस। क्या है ऑप्टिकल टेलीस्कोप ना, वो इनविजिबल जो जिसको हम देख नहीं सकते, उस गैस को भी ये देख लेते हैं। रेडियो टेलीस्कोप दे कैन रिवील एरिया ऑफ स्पेस दैट मे बी ऑब्सक्योर्ड बाय कॉस्मिक डस्ट। रिवील मतलब उजागर करना, ऑब्सक्योर्ड जो आज तक धुंधला था कॉस्मिक डस्ट से। मान लो जैसे ब्रह्मांड में बहुत तारे हैं, ग्रह हैं, तो उससे जो डस्ट आती है वो ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है वो उसको देख नहीं पाते थे। पर ये क्या रेडियो टेलीस्कोप बनाया जो स्क्वायर किलोमीटर्स तक देख सकता है। तो ये क्या है गैस को भी सेंस कर लेता है, और उससे गैस से कंप्यूटर में डाल के हम उसके कुछ एल्गोरिथम लगाते हैं, उससे हम उसकी इमेज बना लेते हैं। यही काम आता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड मैंने ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए कारगर हो सकते हैं। 33 क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश्ड ए दीवानी अदालत एंड ए फौजदारी अदालत इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिसने एस्टैब्लिश किया दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत? पहले मैं बता देता हूँ, जैसे दीवानी अदालत क्या होती थी? जैसे सिविल मैटर होते हैं वो दीवानी अदालत में कंडक्ट कराए जाते थे। सेम ऐसे आजकल सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। जो क्रिमिनल के होंगे जिनमें 7 साल से ज़्यादा सजा होगी वो क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे। जो सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग सिविल कोड, जैसे फैमिली रिलेटेड मैटर सिविल कोड के अंदर डील किए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स डाइवर्स्टेड द कलेक्टर ऑफ द मैजिस्ट्रियल फंक्शन। जैसे अब भी कई जगह पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो डीसी होता है उसको डिस्ट्रिक्ट डीएम का भी काम संभालना पड़ता है कई डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है न्याय संबंधी कामों को देखता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसका काम सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। पर आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम मर्ज किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज द सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील वर अबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक। जो सर्किट कोर्ट्स हैं, आज भी बहुत सारे सर्किट कोर्ट्स हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बॉम्बे में चलती है। पर क्या होता है सर्किट कोर्ट्स उनको बोलते हैं क्योंकि जो आदमी होते हैं रूरल एरिया से होते हैं, उनको आने में बॉम्बे बहुत दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं कोर्ट के सर्किट बेंच बैठते हैं आजकल, जो वो जाते हैं उनके लोकल एरिया में, और सप्ताह में या महीने में एक बार उनका काम होता है वहाँ पे जाके सुनवाई करना और केस को रिजोल्व करना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इसका ठीक है, मतलब पहला इनकरेक्ट है। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया में ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम था। वारेन हेस्टिंग गवर्नर था जिसने सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म किया, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल था, जैसे पंचायत फैसला करती थी, ये था वो था, तो उसको मॉडर्नाइज कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। ही एस्टैब्लिश दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब वो वारेन हेस्टिंग्स था जिसने हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केसेस को और
सिविल केसेस को चुनने के लिए अलग अलग अदालतें बनाई थी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। वारेन हेस्टिंग्स, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक बनाते हैं, जैसे हेस्टिंग्स हंसते हंसते उसने दीवानी अदालत बना दी और फौजदारी अदालत बना दी, हमें आगे फ्यूचर में हमेशा याद रहेगा। स्टेटमेंट 2 है इसकी इनकरेक्ट है। अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड था, जो कोड द कलेक्टर वर मेड रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद नो मैजिस्ट्रेशनल फंक्शन। कॉर्नवालिस कोड मतलब जो वारेन हेस्टिंग्स के बाद हमारा जुडिशियल रिफॉर्म किया था, उसके बाद कॉर्नवालिस, हमें याद भी होगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल गए। जो वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन सा गवर्नर रहा था, कॉर्नवालिस आया था। कॉर्नवालिस कोड बनाया गया था, इसने कॉर्नवालिस कोड बहुत माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत रिफॉर्म किए थे। कॉर्नवालिस जो हैं जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को इवोल्व किया था, लाइक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी सिस्टम, टैक्स इकट्ठा करने का जमींदार का मेन रोल था, उसे जमींदारी सिस्टम बोलते हैं या परमानेंट लैंड सिस्टम बोलते हैं। और साउथ में रायटवाड़ी था, साउथ में थॉमस मुनरो गवर्नर थे, उन्होंने रायतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। और जो भी हरियाणा और पंजाब का पास का एरिया है उसमें महलवारी सिस्टम होता था। ये लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे। आगे जब चैप्टर आते रहेंगे मैं उनके बारे में बताता रहूँगा। तो ये कॉर्नवालिस कोड है, कलेक्टर वर मेड रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद नो मैजिस्ट्रेशनल फंक्शन। कॉर्नवालिस ने ये कर दिया कि जो आईएएस, मतलब अब तो आईएएस बोलते हैं, पहले सिविल सर्वेंट बोलते थे, सिविल सर्वेंट जो होता था उसके अलग अलग काम बांट दिए कॉर्नवालिस ने। हमें याद रहेगा कि कॉर्न तो पैसे के आते हैं, तो पैसे का काम अलग अलग होता है। जैसे उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पैसे का काम बोल दिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उनके फंक्शन अलग अलग कर दिए। इसने हमारे जुडिशियल सिस्टम में बदलाव किया था। और थर्ड वन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश सर्किट कोर्ट्स एट कलकत्ता। कॉर्नवालिस ने ही सर्किट कोर्ट कलकत्ता में बना दिए थे। डेक्का, मुर्शिदाबाद एंड पटना, द सर्किट कोर्ट्स हैड यूरोपियन जजेस। सर्किट कोर्ट में यूरोपियन जजेस होते थे, वर टू एक्ट एज ए कोर्ट्स ऑफ द अपील फॉर बोथ एंड सिविल एंड क्रिमिनल केस। सर्किट कोर्ट जो होते थे उनमें सिविल एंड क्रिमिनल केस दोनों सुने जाते थे। ड्यूरिंग विलियम बेंटिक टेनवर, विलियम बेंटिक के टाइम पे सर्किट कोर्ट में दोनों सुने जाते थे। अब क्या किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनको अबोलिश कर दिया। इन्होंने बोल दिया दीज कोर्ट्स वर अबोलिश, देयर फंक्शन वर ट्रांसफर टू द कलेक्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमीशन एंड रेवेन्यू एंड सर्किट। उनका कार्य करने का भार उसने अलग अलग कर दिया। विलियम बेंटिक हमें ये भी पता चल रहा है इस क्वेश्चन से, क्योंकि विलियम बेंटिक ने ही जो अपना वेस्ट में, जैसे बोलते हैं हरियाणा पंजाब एरिया में जो महलवारी सिस्टम लाया था वो विलियम बेंटिक ने लगाया था। अब देखो हमें पूरा डाटा याद हो गया ना, जो महलवारी सिस्टम वगैरह, इस क्वेश्चन से ही इतने डाटा निकल गए। जो महलवारी सिस्टम है वो हरियाणा पंजाब एरिया में किसने बनाया था, अपने विलियम बेंटिक ने। जो थॉमस मुनरो ने साउथ में जो भी रायटवाड़ी सिस्टम बनाया था, रेवेन्यू सिस्टम, और यही जमींदारी सिस्टम या उसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोल देते हैं, वो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पंडिता रामाबाई सरस्वती। तो इसके ऑप्शन है, सी एस्टैब्लिश द मुक्ति मिशन टू लिबरेट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। उसने क्या किया, स्थापना की मुक्ति मिशन टू लिबरेट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर। नहीं, मुक्ति मिशन की तो उसने स्थापना की थी पर चाइल्ड लेबर के लिए नहीं की थी, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मिस्ट थी। और ये इमानसिपेशन, लेडीज इमानसिपेशन मतलब उद्धार करने के लिए, ये लेडीज़ का उद्धार करने के लिए थी। जो जिनका बाल विवाह होता था लेडीज़ का, उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया। ऑन सी स्पॉट, तो यहाँ चाइल्ड लेबर नहीं आएगा, ये है चाइल्ड मैरिज आएगा। शी सपोर्टेड द डिफेंस ऑफ द रखमाबाई केस इन 1884 विच बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द एज ऑफ द कंसेंट एक्ट। आज भी ये एक्ट इंडिया में लागू है 1891 का, एज ऑफ कंसेंट मतलब सहमति की आज्ञा वाला रूल, कानून कि लड़की की सहमति के बिना उसकी शादी नहीं की जा सकती। ये रखमाबाई ने केस किया था, क्योंकि रखमाबाई एक लेडीज़ थी, वो 11 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी, लेडीज़ भी नहीं थी। उसका 19 साल के एक दादाजी नाम था उसका, तो दादाजी होगा कि कुछ छोटा सा नेम और था, दादाजी से इनकी शादी हो गई। मतलब वो 19 साल के थे, ये 11 साल की थी।
वो इनको अपने घर पे ले जाना चाहते थे अपने, बट लेडीज़ ने मना कर दिया और इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया 1884 में। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उससे 1 साल पहले ये केस डाल दिया गया था। अब आपको हमेशा के लिए माइंड में स्टिक कर जाएगा कि रखमाबाई का केस कांग्रेस के आंदोलन से 1 साल पहले ही हुआ था और वो कोर्ट में चली गई थी कि मैं अभी मैच्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू परफॉर्म ऑल द हाउस होल्ड रिचुअल्स एंड दैट्स वाई सी अवेज फ्रॉम दी गोइंग टू हर हस्बैंड हाउस। उसने अपने हस्बैंड के घर जाने से मना कर दिया, कोर्ट केस डाल दिया। तो जो ये रामाबाई, पंडिता रामाबाई सरस्वती ने इसका सपोर्ट किया और कोर्ट में केस जीतने के लिए बहुत भागीदारी रखी इसमें। इसके ऑप्शन सेकंड ठीक है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है वही है। सोशल राइट एक्टिविस्ट थी, लेडीज़ के लिए काम किया, पायोनियर इन द एजुकेशन, वो प्राथमिकता एजुकेशन एमांसिपेशन ऑफ लेडीज़ वुमेन इन इंडिया। और उसने मुक्ति मिशन 1889 में, इसमें 1885 में कांग्रेस स्थापना हुई, उसके 4 साल बाद इसने एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विडो, जो छोटी बच्ची है उसका विडो हो गई, उसकी एजुकेशन के बारे में बात की। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज वही 11 से, जो मैंने आपकी स्टोरी बता दी, 11 साल की बच्ची थी। और इनके जो एक नाम और है यहाँ पे कि बहराम जी मालाबारी, जो बहराम जी मालाबारी भी इसके सपोर्टर थे इस केस में। और उसके बाद ड्राफ्ट हुआ कि काउंसिल एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 एग्जिस्टेंस रहा उसी बेस केस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन, द सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ये पूछा गया कि सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी सीन इन द न्यूज, अब जिसके मतलब ये पूछा गया कि ये सर्टिफिकेट चाहिए है वो किस केस से रिलेटेड है। एक तो बोल दिया इसमें अनिवार्यता का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी, और पात्रता का कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। आधार बिल के लिए है ये, आधार एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2019। सेकंड ऑप्शन है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI 2019 के, या सैरोगेसी रेगुलेशन बिल, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सैरोगेसी के लिए है, या कंज्यूमर बिल, ये तो गलत है। तो सैरोगेसी रेगुलेशन बिल क्या थे, देखो 2019 में सैरोगेसी क्या होती है, क्योंकि जैसे आजकल क्या होता है, बहुत वी आर लाइक लिविंग इन द मॉडर्न सोसाइटी एंड सो मैनी पीपल आर अवॉइडिंग to like give birth a child because they don't want to lose their body, and that's why so many ladies are now in trending to hire a lady for their child, and they are hiring their womb of the ladies who are poor। वो गरीब लेडीज़ों के वोम किराए पे ले लेते हैं और अपना जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, IVF मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू वो हस्बैंड वाइफ के जो सीमन लेके और किसी अनदर लेडी के वोम में बच्चा पैदा करते हैं। तो इंडिया में बहुत ट्रेंड में चल रहा था। इंडिया में गरीबी है और बाहर देश से आके जो फॉरेनर थे वो दे डोंट वांट टू लूज देयर प्रोफेशनल लाइफ, दैट्स व्हाई दे कीप ऑन हायरिंग द वोम ऑफ द लेडीज इन इंडिया। तो ये प्रोफेशन चल चुका था, तो इसलिए 2019 में इसके रेगुलेशन बना, रेगुलेट करने के लिए, बिल्कुल बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, रेगुलेट किया। इन दो टर्म में बहुत, प्रोबिट और रेगुलेट में बहुत डिफरेंस है। ये जब माइंड रखते हैं, कानून की भाषा में बहुत डिफरेंस इन वर्ड्स में, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रेगुलेशन और प्रोहिबिशन में क्या क्या अंतर है। तो रेगुलेट किया है 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने। इट प्रोहिबिट्स कॉमर्शियल सैरोगेसी, मतलब बिजनेस वाली सैरोगेसी इसको प्रोहिबिट करती है, कॉमर्शियल को, बट रेगुलेट करती है एल्ट्रुस्टिक, रेगुलेट करती है, मतलब उसके लिए कुछ पैरामीटर दे दिए कि अब इन्हीं के लिए अलाउ है, सब के लिए अलाउ नहीं है। तो कपल को क्या है, हस्बैंड वाइफ को, एक सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब हम किसी जॉब में जाते हैं उसके लिए तो क्राइटेरिया होता है, सेम इसीलिए क्राइटेरिया है कि वाइफ की एज 23 से 50 होनी चाहिए और हस्बैंड की एज 26 से 55 होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है उनका सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, जीता जागता बच्चा नहीं होना चाहिए उनका, और उनको शादी के 5 साल हो चुके होंगे तब वो
एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी से, वो भी कंसेंट ऑफ द लेडी, जो एक अनदर लेडी होगी उसकी कंसेंट से ये काम होगा, ना कि पैसे देके। और सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी, ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन इनफर्टिलिटी, मतलब प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो तभी एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेंगे वो कि हम अब बच्चा पैदा करने के में सक्षम नहीं है, तो हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उनको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से। एंड ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज एंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से भी एक बच्चा जो उसकी केयर करने का सर्टिफिकेट वो डिक्लेयर करेंगे, हम आगे से उसकी केयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the judicial organization in the British India. The first one is Diwani Adalat were criminal courts established in each district. जो दीवानी अदालत थी उनको बोलते हैं, ये इन्होंने पूछा कि क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं established in the each district. And the second option is subordinate courts below the district courts were headed by munsif and amins. मैं ये टर्म क्लियर कर देता हूँ आपको। जो क्या होता था, जब जुडिशरी सिस्टम में सब जगह ब्रिटिशर थे या यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, इंडियंस कम थे, तो जो लोअर रैंक की जुडिशरी सिस्टम था उनमें इंडियंस जज होते थे, उनको मुंसिफ और अमीन्स बोलते थे। एंड द थर्ड इज सदर कोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय द हाई कोर्ट्स इन 1860। 1860 में सदर कोर्ट थे, उनको हाई कोर्ट में बदल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिवन अबव इज करेक्ट? आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका सेकंड एंड थर्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंसिंग। डिस्पेंस वर्ड बहुत अच्छा है, प्रदान करना, डिस्पेंसर। हम कई बार डिस्पेंसर यूज करते हैं, जैसे क्या द थिंग इज दैट we are using so many terms in our daily life, but we are not knowing and we are not know how to utilize that word in our conversation. Dispenser हम वाटर के लिए बहुत बार यूज करते हैं, but we are not able to utilize that word in normal conversation. Even that thing we should learn each and every time. क्वेश्चन पे आते हैं। The dispensing justice through a hierarchy of civil and criminal courts. जो हिरार्कियल फॉलो करते थे, हम एक विरासत फॉलो करते थे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स की। दे गिवन ए स्टार्ट बाय दी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने उसको स्टार्ट किया था। हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि जुडिशल में हंसते हंसते रिफॉर्म कर दिए वारेन हेस्टिंग्स ने। उसने ही तो दीवानी कोर्ट बनाए थे, उसने ही तो फौजदारी कोर्ट बनाए थे। पहला जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, जिसने हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे इवॉल्वमेंट किए। द सिस्टम वॉज स्टेबलाइज बाई कॉर्नवालिस। या हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आए थे, उन्होंने फर्दर इवोल्यूशन किए थे और जुडिशरी सिस्टम में। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इन ईच डिस्ट्रिक्ट ए दीवानी अदालत और सिविल कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश एंड प्रिजाइडेड ओवर बाई डिस्ट्रिक्ट जज। हर डिस्ट्रिक्ट में दीवानी अदालत हुई, या उसको सिविल कोर्ट बोलते थे। दीवानी को सिविल कोर्ट बोलते हैं, फौजदारी को क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा प्रिजाइड किया गया। और हु बिलोंग टू सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का ऑफिसर ही पहले जुडिशल का काम करता था। टू डील विद द क्रिमिनल केसेस कॉर्नवालिस डिवाइडेड द प्रेसिडेंसी ऑफ द बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी थी, प्रोविंस बोलते हैं जिसको, डिवाइड कर दिया 4 डिवीजन में। ईच इन ऑफ विच एफ कोर्ट ऑफ सर्किट प्रेसिडेड ओवर द सिविल सर्वेंट। जो सर्किट में बांट दिया क्रिमिनल केसेस के लिए, तो उसको सिविल सर्वेंट ही प्रिजाइड करते थे। मतलब जो सिविल केस थे उनको भी सिविल सर्वेंट प्रिजाइड करते थे, दीवानी कोर्ट बोलते थे। जो क्रिमिनल थे उनको सिविल सर्वेंट भी प्रिजाइड करते थे, पर उनको सर्किट कोर्ट बोलते थे। भाई इस क्वेश्चन में यही बताया गया कि सर्किट कोर्ट कह दो उसको, या फौजदारी कोर्ट कह दो। जो अलग अलग छोटे छोटे कोर्ट में बांट दिया उसको सर्किट बोल देते हैं। जैसे ही मैंने पहले ही बताया था कि आजकल भी सर्किट कोर्ट होते हैं, जो छोटा बेंच या 3 बेंच उसको बोलते हैं। जैसे 5 आदमी हैं और वो जज हैं, तो 5 जजेस बेंच, या थर्ड हो तो 3 जज बेंच।
तो वो लोकल एरिया में जाते हैं, वहाँ पे जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स करते हैं और वापस अपने हाई कोर्ट में आ जाते हैं। तो सेम सिंह उसने क्या बोला, क्रिमिनल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सर्किट कोर्ट बना दिया और दीवानी कोर्ट तो सिविल कोर्ट्स के लिए था। इन शॉर्ट द सिविल कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल वाल कॉल्ड सदर अदालत। अब इन्होंने सिविल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स थे उनको सदर अदालत भी बोल दिया। मतलब दीवानी कोर्ट को सदर अदालत भी बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे उसको दीवानी अदालत बोल देते हैं, या इधर भी उसको दीवानी अदालत बोल देते हैं। एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स आर डिस्ट्रिक्ट लेवल वार्ड कॉल्ड कोर्ट्स ऑफ सर्किट। फौजदारी कोर्ट बोल दो या कोर्ट्स ऑफ सर्किट बोल दो उनको। द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बिलो द डिस्ट्रिक्ट courts were registered court headed by the Europeans and a number of subordinate courts headed by the Indian judges known as, मैंने पहले ही टर्म क्लियर कर दी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो रजिस्ट्रार होता है, आज भी बोलते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट वर रजिस्ट्रार कोर्ट्स, रजिस्ट्रार कोर्ट होते हैं। आज भी हम ये पोस्ट यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्ट्रार होते हैं। आजकल तो वो लैंड रजिस्टर करने के लिए होते हैं, पर पहले उनको रजिस्ट्रार कोर्ट बोलते थे। एंड नीचे क्या है, सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स में मुंसिफ और अमीन्स यूज रहते थे। उन इंडियंस को अमीन और मुंसिफ बोल दिया जाता था। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इन 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश एट कलकत्ता। 1865 में हाई कोर्ट बना दिया कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे हम इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि 1965 में हमारी किसके साथ, 65 में हमारी पाकिस्तान के साथ वार हुई थी। तो 1865 इससे 100 साल घटा के हम याद कर सकते हैं कि कलकत्ता में पहला कोर्ट बन गया था। अब हम कभी नहीं भूलेंगे, 1965 की वार हमें याद रहती है, उसे 100 साल कम कर दो, हमारे इंडिया में हाई कोर्ट बना था, वो भी कलकत्ता में। मद्रास एंड बॉम्बे रिप्लेस सदर कोर्ट्स ऑफ द दीवानी राइट्स टू। तो मतलब सदर कोर्ट को और निजामत भी बोल दिया, क्रिमिनल कोर्ट को, सदर कोर्ट को बोल दिया दीवानी, इनको रिप्लेस करके हाई कोर्ट बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर है इसका 37। विद रेफरेंस टू द वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड रिसेंटली इन न्यूज कंसिडर होती है। ये करंट का क्वेश्चन है। जैसे वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड होता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में अपना सेविंग्स जमा कर सकता है। अभी हाल ही में बजट में, फाइनेंशियल बजट ऑफ 2021, और फाइनेंस मिनिस्टर केम विद द प्रपोजल एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग अप टू 2.5 लाख, जो 2-2.5 लाख के बाद जो पैसे जमा करेगा वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में, उसको टैक्स देना पड़ेगा, और 2.5 लाख से कम वैल्यू वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, 2 टर्म यूज हुई हैं। जैसे एक तो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, अपनी इच्छा से प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड होता है, और ये बोल दिया वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, अपनी इच्छा से प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या है क्वेश्चन में। अंडर वॉलेंट्री फंड एन एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट 100% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। अब बेसिक सैलरी वो पूरी 100% अपनी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है और प्लस डियर अलाउंस कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है, द इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड इज द सेम एज दैट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन द एम्प्लॉयड फंड। मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, क्या वो वही मिलेगा वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में, जो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलेंट्री फंड अलग अलग कुछ टर्म नहीं है, बस यही बोल दिया कि एक ही फंड है, पर जिसका कंपलसरी होता ना कि इतना तो आपको प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो आपको जमा ही करना है 12%। उसके बाद अगर आप पैसे जमा करते हो तो उसको वॉलेंट्री प्रोविडेंट बोल दिया जाता है, और 2.5 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के बाद आपको इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की बात कीजिए थर्ड ऑप्शन में, दे हैव नो लॉक इन पीरियड एंड द कंट्रीब्यूशन कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम। मीन्स लॉक इन मतलब कोई पीरियड नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, ये पूछा गया है। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में पूछा गया 1 और 2, आंसर इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये
2021 बजट की बात है, मैं पहले ही बता दिया आपको। और जो ये दो टर्म यूज की हुई है, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एंड वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ओवर 2.5 लाख, जो 2.5 लाख से ऊपर पैसा जमा करते हैं उनको तो टैक्स देना पड़ेगा। और एज द नेम सजेस्ट, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड है विच आर मेड बाय एम्प्लॉय बाय वॉलेंट्रीली, अपनी इच्छा से वो पैसा जमा करा रहे हैं बचत करने के लिए। पर ये क्या है, इसके लोअर की तो लिमिट सेट है, मैंडेटेड 12%, बट अपर लिमिट कोई सेट नहीं है, वो पूरी अपनी बेसिक प्लस डीए प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है। और इसका है सेकंड ऑप्शन, द इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट सेम रहेगा, जो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड पे रहेगा या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे रहेगा, दोनों पे टैक्स सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आर डिपॉजिट इन दी एम्प्लॉय, सेम अकाउंट है, मतलब उस पर क्या है, लॉक इन पीरियड, कहने की बात यह है कि पैसे नहीं निकाल सकता, वही लॉक इन पीरियड है कि मिनिमम इतने साल रखना है, वही वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में भी प्रोविजन है, वो आपको रखना ही है। बट वो अलग बात है कि हम प्रोविडेंट फंड निकाल लाते हैं, पर उसके लिए पर्टिकुलर रीजन देना पड़ता है, तब कोई प्रोविडेंट फंड निकाल पाता है, नहीं तो लॉक इन पीरियड रहता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट के लिए भी और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। द फर्स्ट वन इज abolish of the system of dual government and the second is abolition of the system of दस्तक। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे पहले यहाँ पे, तो क्या करती थी ड्यूअल गवर्नमेंट, उसको बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप टैक्स कलेक्ट नहीं करती थी, उसने बीच में प्राइवेट एजेंट, उसकी खुद कंपनी के एजेंट नहीं थे, प्राइवेट एजेंट हायर कर रखे थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो कंपनी तक पहुंचाते थे, उसको ड्यूअल गवर्नमेंट बोल देते थे पहले। और एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ दस्तक, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एंड थर्ड वर्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 77। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, जैसे मोटा मोटा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी आई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग चीज़ थी, तो उन्होंने क्या कहा, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो करप्शन करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय इंडिया में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाद में बागडोर 1857 में बस डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके वापस। अब इसमें से बोला गया कि रिफॉर्म्स ये किए वो कौन था, ऑप्शन दे रखे हैं वारेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड वेल्सली, इसका आंसर वारेन हेस्टिंग्स है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन अंडर द टेन्योर ऑफ द वारेन हेस्टिंग्स। हमने पहले ही पढ़ा कि रिफॉर्म्स जितने जुडिशरी से रिलेटेड थे वारेन हेस्टिंग्स ने हंसते हंसते कर दिए थे। एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एक्ट एज दीवान एंड टू अंडरटेक द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू बाई इट्स ओन एजेंट। जो इसने बोल दिया कि रिफॉर्म किया था कि दीवानी कोर्ट बनाए थे ना, तो उनको दीवान बोल दिया, जो पैसे इकट्ठे करते थे, रेवेन्यू इकट्ठे करते थे, तो उसने खुद के एजेंट लिए, इसको अबोलिश कर दिया। तो यही बोला गया कि ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम रॉबर्ट क्लाइव ने चला था। और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, ये गवर्नर थे, जो कि मतलब हमें पता चल गया कि ये 1764 के आसपास रॉबर्ट क्लाइव ने ही, जैसे प्लासी के युद्ध में और रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों की तरफ थे, इसने पार्टिसिपेट किया था, इसने ही पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आया, उसने जुडिशरी सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया, बिगाड़ा था रॉबर्ट क्लाइव ने, सुधार दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे, उन्होंने सुधार दिया था। तो वारेन हेस्टिंग्स और जो भी कलकत्ता हाई कोर्ट बना था वो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो वहाँ के सदर कोर्ट्स थे उनको अबोलिश करके कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। और कब बना था हमने पहले ही याद कर लिया, 1965 में वो बन चुका था, क्योंकि 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उससे 100 साल कम कर देते, तो 1865 में हमारे इंडिया में कोर्ट आ गए थे, हाई कोर्ट। द वारेन हेस्टिंग्स अबोलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक। वारेन हेस्टिंग्स से ही दस्तक का मतलब फ्री पासिस, दस्तक क्या है, दस्तक हम का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दस्तक क्या, आना जाना, फ्री पास दे रखे थे इंटरनल ट्रेड के लिए।
तो उनको फ्री पास दे रखे थे अंग्रेज़ों को इंटरनेट के लिए, उसने वारेन हेस्टिंग्स ने हमारे देश में ख़त्म कर दिया, क्योंकि द रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टम हाउस, ड्यूटी जो कस्टम हाउस बोलते हैं ड्यूटी थी उनको कम कर दिया। इनफोर्स ए यूनिफॉर्म टैरिफ 2.5% ऑफ इंडियन एंड इंडियन गुड्स, भारतीयों पे 2.5% टैक्स लगा दिया उन्होंने, 2.5% टैक्स लगा दिया। और रेगुलेटिंग एक्ट भी वारेन हेस्टिंग्स के ही नाम पे इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट 1373 उनके टाइम पे बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 क्वेश्चन में लिखा गया है विद रेफरेंस टू द रीजंस फॉर द संथाल हुल। संथाल क्या है? ट्राइबल थी। आज भी हमने सुना है न्यूज़ में कि हमेशा झारखंड में नक्सलवादी अटैक करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगते हैं कि हम वी आर लाइक from different from the society and no facility is provided to us. That's why they keep on again and again coming with the weapon and they are making uproar in the society and killing our armed forces personnel, and that is ridiculous thing. But what can I do and what we can do? I think we can like just try to implement more and more policy to the people who are living in the outskirt area to rise their life standard and so that they can also get इंटैक्ट विद दी सोसाइटी। तो क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं संथाल हुल। जो झारखंड में पहले भी संथाल 1855 के आसपास 55-56 में संथाल जाति रहती थी और झारखंड में राजमहल हिल है उसके आसपास रहती थी। तो राजमहल झील के आसपास की ज़मीन को एक नाम दिया गया है इसमें। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चार्जिंग ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट बाय द डिकूज। डिकूज बोला जाता जमींदारों को। हमसे एक क्वेश्चन और निकल गया छोटे 1 लाइन का कि डिकूज किसको बोला? झारखंड में जमींदारों को बोला जाता था डिकूज। एंड सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ जमींदार ओवर दामीन एको। दामीन एको उस जमीन को बोला जाता। राजमहल हिल के पास जो जमीन थी उसको दामीन एको बोला जाता था। और थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन बाय द यूरोपियन ऑफिसर। ऑफिसर कौन से? जो एंगेज इन द रेल रोड कंस्ट्रक्शन, जो रेल के लिए रास्ता बना रहे थे। एंड फोर्थ ऑप्शन नहीं है, ये विच ऑफ द करेक्ट पूछा गया। तो इसमें करेक्ट क्या है? इसका करेक्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों आंसर ठीक है। देखो संथाल हुल रेबेलियन 1855-56 में हुआ, राजमहल हिल के पास हुआ। थाउजेंड्स ऑफ दिस आर्म विद द बो एंड एरो, अपने तीर और धनुष लेके जमींदार के खिलाफ आ गई। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, ये जमींदार के खिलाफ था। और ये फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि वो मनी लेंडर्स के खिलाफ था। और ये ज़्यादा इंटरेस्ट डिकूज बोलते थे जिनको मनी लेंडर, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे उन पे, और तो इसलिए वे रोष में आ गए। उन्होंने हथियार और धनुष उठा लिया अपने और वो लड़ने के लिए उतार हो गए। उसको संथाल अपराइजिंग कहते हैं। ये 1855 में हुई थी। अब हम इसको याद रख सकते हैं। और दामिन एको जो जमींदार थे उन्होंने क्या है, पहले ये संथाल लोगों के नाम पे अलॉट हुई थी, पर इनको कंट्रोल कर लिया था राजमहल के हिल के पास के ज़मीन को जमींदारों ने। तो उनके खिलाफ रोष आ गए और ये अपने रिवोल्ट कर दिया उन्होंने। और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि जो लोकल पुलिस ऑफिशियल थे या यूरोपियन ऑफिसर थे, जो रेल रोड बन रहा था उनकी ज़मीन से जा रहा था, तो दे वर लाइक क्रिएटिंग अप्रोर। इवन यू कैन फील राइट नाउ आल्सो because our government is acquisite land according to the Land Acquisition Act 2013। उसमें भी बहुत सारी डिफॉर्मिटी हैं। और आज भी जो गरीब हैं, किसान, जिनके लाइवलीहुड का बस ज़मीन एक साधन है और वो उनकी ज़मीन किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहते हैं, तो आदमी रिवोल्ट करते हैं। सेम ऐसे ही संथाल अपराइजिंग भी हुआ था, पर वो ये बात नोट करने की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, वो ज़मींदारों के खिलाफ था। ज़मींदार उनको पेस्टर करते थे, तंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोंग डैम लिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में है। सेकेंड ऑप्शन इज पोंग डैम विच इज द पार्ट ऑफ द सेंचुरी इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर ब्यास। पोंग डैम है ये ब्यास नदी के ऊपर बनाया हुआ है। थर्ड है इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ठंड में, जब क्या माइग्रेटरी बर्ड जो दूसरे माइग्रेटरी उसको बोलते हैं, जो दूसरी जगह से यहाँ पे आते हैं। जैसे रसिया में ठंड हो जाती है, ठंड अलास्का के पास बहुत ठंड पड़ती है, तो क्या है उधर से जो पक्षी हैं सर्दियों में इंडिया की तरफ उड़ के आ जाते हैं। और ये हमारी पोंग डैम लेक हमेशा न्यूज़ में रहती है, माइग्रेटरी बर्ड्स के, हमें न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये हिमाचल में है।
हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इसमें क्या है, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर अरब कंट्रीज़ में जगह है ये, ईरान में है शायद। और रामसर कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पे सारे देश इकट्ठे हो गए थे। वेटलैंड कंजर्वेशन मतलब वेटलैंड जो गीली धरती है, मतलब जो झील है हमारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बनाया था सारे देशों ने कि हम डिक्लेयर कर देंगे कुछ जगह को कि ये बस वेटलैंड है, इसको मतलब अबोलिश मत करो, इसमें मिट्टी डाल के कुछ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है, हमें इसे प्रोटेक्ट रखना है। क्योंकि अगर ऐसा करते रहे हम कंस्ट्रक्शन का काम तो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा एंड देन इट वुड बी वेरी टिपिकल फॉर अस इन टू सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये ऑप्शन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि ये एक लार्ज फ्लोक्स झुंड आया था माइग्रेटरी बर्ड्स का। पोंग डैम लेक में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जंगल जीव जंतुओं की रहने की जगह है, ये लगाओ सेंचुरी। और ये वाइल्ड लाइफ लाइक पार्क में डिफरेंस है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस है। वी विल डिस्कस एट लेटर डेज एंड फर्स्ट जो करेक्ट है क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में ये है। सेकंड क्या है, पोंग डैम इस पे ब्यास नदी पे बनाया हुआ है 1975 में। हम याद रख सकते हैं कि पोंग डैम इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनाया गया था, 1975 में इंदिरा गांधी जी थी। और इसको रिजर्वायर है जो उसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज ये मैंने बता दिया कि यूनेस्को हेरिटेज साइट और रामसर साइट में डिफरेंस है। ईरान में रामसर जगह है, वहाँ पे वेटलैंड कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। तो पोंग डैम लेक है जो, उसमें पानी इकट्ठा है, तो इसलिए उसको रामसर कन्वेंशन साइट में लगा। यूनेस्को क्या करती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड करते हैं उसके थ्रू हम। क्योंकि जैसे कोई हमारी पुरानी चीज़ है, कल्चरल हेरिटेज साइट है, अगर वो पुरानी हो गई है तो उसको हम प्रिजर्व करने की नहीं सोचते, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वो लॉस होता रहता है। और जो हमारी इनहेरेंट चीज़ है, हमारे जो हमें लीनिएज से मिली है, विरासत से मिली है, उसको कंजर्व करने के लिए हमने यूनेस्को आती है, हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना देते हैं, उसको हम गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करती है और उसको रीबिल्ड करती है विदाउट उसका डिज़ाइन जो है उसको अबोलिश किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई विल कम टुमारो विद new questions, and please subscribe my channel and share it with your friends and the younger one who are going to compete for competition exam. Thank you friends.